नमस्ते दोस्तों। आज हम अपनी जेब से कोई नोट या सिक्का निकालते हैं तो उस पर हमें 4 शेर वाला एक निशान दिखता है। हम सब जानते हैं कि ये हमारा नेशनल एम्बलम है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये निशान जिस इंसान की विरासत है वह असल में कौन था? वह इंसान जिसने भारत को उसका सबसे बड़ा साम्राज्य दिया, वह इंसान जिसे दुनिया आज सम्राट अशोक महान के नाम से जानती है। लेकिन दोस्तों, कहानी में एक ट्विस्ट है। इतिहास के पन्नों में उन्हें हमेशा महान नहीं कहा गया। एक वक्त ऐसा भी था जब उन्हें चंडशोक यानी क्रूर अशोक कहा जाता था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये क्रूर राजा दुनिया का सबसे बड़ा शांति दूत बन गया? एक ऐसा राजा जिसने तलवार के दम पर दुनिया जीती, लेकिन फिर उसी तलवार को हमेशा के लिए फेंक दिया। आज के इस वीडियो में हम सम्राट अशोक की जिंदगी के उन पन्नों को पलटेंगे जो जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक का पूरा सच बताएगा। तो चलिए इतिहास के इस सफर पर चलते हैं। कहानी शुरू होती है आज से लगभग 2300 साल पहले पाटलिपुत्रा में, जिसे आज हम पटना कहते हैं। मौर्य साम्राज्य के दूसरे राजा बिंदुसार के घर एक बेटे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया अशोक। संस्कृत में इसका मतलब होता है दुख रहित, यानी जिसे कोई दुख न हो। लेकिन विडंबना देखिए, अशोक का बचपन कोई सुखों से नहीं भरा था। इतिहासकार बताते हैं कि अशोक दिखने में बहुत अच्छे नहीं थे। उनकी त्वचा काफी खुलदुली थी और शायद इसी वजह से उनके पिता राजा बिंदुसार उन्हें ज्यादा पसंद नहीं करते थे। बिंदुसार का झुकाव अपने बड़े बेटे सुसीम की तरफ ज्यादा था। लेकिन अशोक बचपन से ही एक अलग मिट्टी के बने थे। वे महत्वाकांक्षी थे, निडर थे और एक जन्मजात योद्धा थे। भले ही पिता का प्यार नहीं मिला, लेकिन उन्हें चाणक्य की नीति और अर्थशास्त्र का पूरा ज्ञान मिला। एक किस्सा तो बहुत मशहूर है। जब अशोक जवान हुए तो तक्षशिला, जो आज पाकिस्तान में है, वहाँ एक विद्रोह हो गया। बिंदुसार ने अशोक को वहाँ भेजा, लेकिन कहा जाता है कि उन्हें सेना तो दी पर हथियार नहीं दिया। लेकिन अशोक की किस्मत और उनकी लीडरशिप ऐसे थी कि उन्होंने वे विद्रोह शांत कर दिया। यहीं से सबको समझ आ गया था कि ये लड़का साधारण नहीं है। इसके बाद उन्हें उज्जैन का गवर्नर बनाया गया। और दोस्तों, उज्जैन वे जगह थी जहां अशोक की जिंदगी का एक सॉफ्ट कॉर्नर सामने आया। यहाँ उनकी मुलाकात देवी से हुई, जो एक व्यापारी की बेटी थी। अशोक को उनसे प्रेम हुआ, शादी हुई और उनके 2 बच्चे हुए, महेंद्रा और संघमित्र। लेकिन अभी अशोक की जिंदगी का असली एक्शन शुरू होना बाकी था। साल था 273 ईस्वी पूर्व। सम्राट बिंदुसार की मृत्यु हो गई। अब सवाल ये था कि अगला राजा कौन बनेगा? सुसीम, जो पिता का लाडला था, या अशोक, जो काबिल था? यहाँ शुरू हुआ गेम ऑफ थ्रोन्स का वो खूनी खेल, जिसने अशोक को चंडाशोक बना दिया। बौद्ध ग्रंथ और इतिहास कहती है कि अशोक ने गद्दी पाने के लिए अपने 99 सौतेले भाइयों की हत्या करवाई थी। यहाँ तक कि अपने सबसे बड़े दुश्मन सुसीम को जलते हुए कोयले की खाई में फिकवा दिया था। हालांकि कई इतिहासकार मानते हैं कि 99 का आंकड़ा शायद चढ़ा बढ़ा कर बताया गया है, लेकिन ये सच है कि अशोक ने अपने रास्ते के हर कांटे को हटा दिया था। उन्होंने सिर्फ अपने एक सगे छोटे भाई तिस्य को छोड़ा था। 4 साल तक ये संघर्ष चला और फाइनली 269 बीसी में अशोक का राज्याभिषेक हुआ। अब वे मगध के सम्राट बन गए थे। राजा बनने के बाद अशोक का सिर्फ एक मकसद था, विस्तार। मौर्य साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक फैला था, लेकिन भारत के नक्शे पर एक जगह ऐसी थी जो आजाद थी और आंखों में खटक रही थी। वे था कालिंग, यानी आज का उड़ीसा। कालिंग एक बहुत ही अमीर और ताकतवर राज्य था। अशोक के राज्याभिषेक के 8वें साल यानी 260 बीसी के आसपास उन्होंने कालिंग पर चढ़ाई कर दी। दोस्तों, ये युद्ध इतिहास का सबसे भयंकर युद्ध माना जाता है। मैदान में जब दोनों सेनाएं भिड़ी तो कोहराम मच गया। आखिरी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस युद्ध में 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया गया, लाखों लोग भूखमरी और बीमारी से बाद में मर गए। कहते हैं कि युद्ध खत्म होने के बाद जब अशोक मैदान में गए तो उन्होंने क्या देखा? जहां तक नजर जाती सिर्फ लाशें थी। दया नदी का पानी खून से लाल हो चुका था। कटे हुए हाथ, रोते हुए बच्चे और जलते हुए घर। एक आम राजा इसे अपनी जीत मानता, लेकिन उस पल अशोक के अंदर कुछ टूट गया। उन्हें एहसास हुआ कि ये जीत नहीं, ये तबाही है। उनके अपने शिलालेखों में लिखा है कि देवताओं के प्रिय अशोक को इस विजय पर गहरा पश्चाताप हुआ। यही वो पल था जिसने चंडशोक को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और जन्म हुआ धर्मशोक का। कालिंग युद्ध के बाद अशोक धीरे धीरे बौद्ध धर्म की तरह मुड़े,
लेकिन ध्यान दीजिएगा, अशोक ने रातों रात संन्यास नहीं लिया। उन्होंने एक राजा की जिम्मेदारी नहीं छोड़ी, बल्कि राज करने का तरीका बदल दिया। उन्होंने धर्म की नीति अपनाई। धर्म कोई नया धर्म नहीं था, ये एक मोरल कोड था, जीने का सही तरीका। अशोक ने कहा, बड़ों का आदर करो, छोटे से प्यार करो और जानवरों को मत मारो। सोचिए, आज से 2300 साल पहले जब दुनिया में सिर्फ तलवार की भाषा समझी जाती थी, तब अशोक ने जानवरों के लिए अस्पताल खुलवाए, सड़कों के किनारे पेड़ लगवाए ताकि यात्रियों को छाया मिले, जगह जगह कुएं खुदवाए। उन्होंने अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का नहीं बल्कि पत्थरों का इस्तेमाल किया। बड़े बड़े शिलाओं और खंभों पर अपने संदेश लिखवाए। आज जो हम सरनाथ का चिन्ह स्तंभ देखते हैं, वे उसी दौर की निशानी है। उन्होंने शिकार करना छोड़ दिया और अपनी रसोई में जानवरों का काटना बंद करवा दिया। लेकिन दोस्तों, एक महान राजा की पर्सनल लाइफ हमेशा खुशहाल नहीं होती। अशोक के जीवन के अंतिम वर्ष थोड़े दुखद रहे। उनकी कई रानियां थी। कहा जाता है कि उनकी एक रानी तिष्यरक्षता ने ईर्ष्या के कारण अशोक के बेटे कुणाल को अंधा करवा दिया था। अशोक को जब ये पता चला तो वे टूट गए। इतिहास बताता है कि 232 ईस्वी पूर्व के आसपास लगभग 72 साल की उम्र में सम्राट अशोक का निधन हुआ। मरते वक्त उन्होंने अपना सब कुछ दान कर दिया था। कहा जाता है कि अंत में उनके पास सिर्फ एक आधा आंवला बचा था और उन्होंने उसे भी दान कर दिया। अशोक चले गए और उनके जाने के 50 साल के अंदर ही मौर्य साम्राज्य भी खत्म हो गया। लेकिन अशोक की असली विरासत उनका साम्राज्य नहीं, उनके विचार थे। उन्होंने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा ताकि वे शांति और बुद्ध धर्म का प्रचार कर सके। आज अगर बुद्ध धर्म पूरी दुनिया में फैला है तो इसका पूरा श्रेय सम्राट अशोक को जाता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक ऐसे इंसान की जिसने पहले दुनिया को जीतने के लिए युद्ध का रास्ता चुना, लेकिन बाद में दुनिया को समझने के लिए बुद्ध का रास्ता चुना। एक ऐसा राजा जिसने हमें सिखाया कि असली ताकत मारने में नहीं बल्कि बचाने में है। सम्राट अशोक की कहानी आपको कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि अगर कलिंग का युद्ध नहीं होता तो अशोक कभी बदलते ही नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, ऐसे ही शानदार इतिहास के किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।